हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, लाइक हम उन्हीं को ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस है इसमें उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। ठीक है, फिर उसमें कुछ प्रोसीजरल गाइडलाइंस होती हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम फुल डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में ऑलरेडी, मेरे चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोड हैं। ठीक है, फिर भी हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरव्यू देंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस हैं, फिर हमारे पास एजेंट्स हैं जो इंटरवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं कंबाइन विद स्ट्रेचिंग। ठीक है, और फिर मैनुअल स्ट्रेचिंग की कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें आप एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेचिंग है, लोअर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेचिंग है, लेकिन हम मैनुअल यहाँ पे काम नहीं करें तो हम इन चीज़ों को इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इनके बेसिक पॉइंट्स और इनके बेसिक स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं जिसमें हमने ऑलरेडी हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी हमें पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, जिसकी एबिलिटी है किसी स्ट्रक्चर की मूव करने की, या जिस तरह से वो मूव हो रहा है अपनी रेंज ऑफ मोशन में फंक्शनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा रहा है, ये सारी हमारे पास होती है मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है फिर हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशंस को। ठीक है, सबसे पहले हमारे आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली हमारे पास एक एबिलिटी है स्ट्रक्चर की कि वो कितना मूव कर लेता है स्मूथली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, पेन फ्री जो ROM होती है ना हमारे पास, मैं कहती हूँ मैं मूवमेंट परफॉर्म कर रही हूँ फ्लेक्शन की। ठीक है, मेरी फ्लेक्शन अगर बिल्कुल पेन फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, आराम से मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, एल्बो पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी अच्छी है। ठीक है, जितनी उसकी रिस्ट्रिक्शन कम है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, अब उसी के ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की दो टाइप्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स ऐसे हैं कि एक डायनामिक होती है, एक पैसिव होती है। डायनामिक ये है कि एक्टिव मोबिलिटी भी इसको कहते हैं, और ये क्या होती है कि हमारे जो एक्टिव स्ट्रक्चर्स है ना जो मूव करे बॉडी के सेगमेंट को, ठीक है, वो हमारे पास जो होते हैं वो परफॉर्म ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही। मतलब ये कि हमारे पास ROM ऐसे परफॉर्म हो रही है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवली हो रही है बगैर किसी हमारे पास पैसिव या पैसिव हेल्प के थ्रू या किसी पैसिवली। ठीक है, हमारे पास खुद ब खुद जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ROM को परफॉर्म करा रही है या मोशन को परफॉर्म करा रही है। ठीक है, ये डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन कितनी अच्छी है, मसल की अपनी जो रिस्ट्रिक्शन अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन है वो कितनी कम है, मतलब रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए टिश्यू में। ठीक है, और वो अच्छे से एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म करे। डायनामिक स्टेबिलिटी को हम एक्टिव स्टेबिलिटी भी कहते हैं। जब पैसिव स्टेबिलिटी है उसको पैसिव मोबिलिटी, पैसिव ROM भी आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें हमारे पास ये कहते हैं कि हम पैसिवली कितना मूव कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो हम ये जो चीज़ें होती है ना ये डिपेंड करती है कि हमारे पास टिश्यू में एक्सटेंसिबिलिटी है कि नहीं, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं कि नहीं, उसको जो क्रॉस करें वो स्टेबल हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे पास जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे पास एक्टिवली मसल नहीं दे रहा होता, बल्कि जो उसके स्ट्रक्चर साथ दे रहे होते हैं वो ये हमारे पास एक्सटेंसिबिलिटी और कनेक्टिव टिश्यूज पे डिपेंड करिए। मतलब ये इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन। जब मैं कहती हूँ मेरे पास बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन फ्री मोशन हो रहा है, एक्टिवली मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ, वो होगी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी या एक्टिव ROM। जब पैसिवली, जब कोई और बंदा ये फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म कराने में मेरी हेल्प कर रहा है या वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे अपने टिश्यूज़ के अंदर एक्सटेंसिबिलिटी या कनेक्टिव टिश्यूज़ में कुछ ना कुछ एक्सटेंसिबिलिटी का कंटेंट है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी से ले डिफरेंस करते हैं हम कि या हमारे पास एक्सटेंसिबिलिटी का कंटेंट होना चाहिए, इतनी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मूव कर सके। ये ना हो कि उसमें एबिलिटी ही नहीं है, उसका डैमेज हुआ हुआ है, उसकी टर्न हुआ हुआ है, टीयर हुआ हुआ है, हम उसको मूव नहीं कर सकते। हम उसको मूव कर भी लेंगे तो वो हमारे पास अपने मूवमेंट पे वापस नहीं आता। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हम करते ही तब है पैसिव पे, जब हमारे पास हमें पता है कि एक्सटेंसिबिलिटी टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आगे हमारे पास, और ये हमारे पास मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायनेमिक और या एक्टिव और पैसिव में हमारे पास ये फ़र्क होता है कि एक्टिव वाली में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जो हमारे पास जिस पे हमारे पास डिपेंड करी है फ्लेक्सिबिलिटी, वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन जो पैसिव है उस पर हमारे पास डिपेंड करे थे मसल की एक्सटेंसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी कितनी है जिसको क्रॉस कर रहे हैं जॉइंट को। ठीक है, यह हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी की सिंपल सी बात यह है, हाइपो मीन्स होती है डिक्रीज। जब मोबिलिटी डिक्रीज या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मोशन तो हाइपोमोबिलिटी होता है। अब ये आप किसी भी चीज़ कैसे कह सकते हो, कोई इंजरी है, कोई इंपेयरमेंट है, कुछ भी है, कोई स्टिफनेस आ गई सिर्फ जॉइंट में, कोई कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए, हमारे पास हाइपोमोबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स होते क्या हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स वो होते हैं कि जिनमें हमारे पास एक अडेप्टिव शॉर्टिंग खुद ही डेवलप कर लेते हैं
मसल टेंडन यूनिट पे। मसल्स खुद डेवलप करते हैं मसल टेंडन यूनिट पे हमारे पास एक शॉर्टनिंग सॉफ्ट टिश्यूज की, ठीक है, जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज सारे क्रॉस करें, किसी में भी बन सकते हैं। आप सॉफ्ट टिश्यूज लिगामेंट्स भी हो सकते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यूज आपके वो सॉफ्ट टिश्यूज आपके मसल्स हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चर मसल में बनते हैं, ठीक है। तो आप मसल्स में कह सकते हो, लिगामेंट्स में कह सकते हो, सॉफ्ट टिश्यूज में कह सकते हो, और ज्यादातर उन्होंने मसल टेंडेंस में कहा है। इसका मतलब मसल टेंडन यूनिट में टेंडेंस के अंदर सबसे ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अडेप्टिव शॉर्टनिंग है मसल टेंडन यूनिट की और अदर सॉफ्ट टिश्यूज की, वो जो क्रॉस करें हमारे पास जॉइंट को, वो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन देते हैं स्ट्रेच पे, पैसिव और एक्टिव दोनों में एक लिमिटेशन मिलती है हमें। हम जब मूवमेंट परफॉर्म कराते हैं हमें एक लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मैंने एक स्ट्रोक का पेशेंट देखा है, ठीक है, और उस स्ट्रोक के पेशेंट में मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन है उसके मूवमेंट में कि वो मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रही हूँ, मैंने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए स्लाइड से स्ट्रेचेस देना स्टार्ट किए हैं आफ्टर कि मैंने कोई उसकी रिलैक्सेशन के बाद या उसके पेन को कम करने के बाद मैंने जब उस पर काम करना शुरू किया है तो उसको देखा है कि उसके कॉन्ट्रैक्चर्स कम होंगे। अब ये होता है कि आप स्ट्रोक का अगर एक्यूट केस देख रहे हो ना, तो एक्यूट में हमारे पास फ्लैसिडिटी आ रही होती है, स्पास्टिसिटी नहीं होती, तो उस फ्लैसिडिटी में कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बने होते। लेकिन जब आप स्पास्टिक केस देखते हो, जब आपके पास केस क्रॉनिक आता है, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के बाद आया, 7th 9th, ज़्यादातर पेशेंट्स 9th 12th मंथ पे आ रहे होते हैं, तो आप एक कोशिश ये करते हो कि आप उस पर क्या करते हो कि फिर आपको पता है केस ऑलरेडी क्रॉनिक हो चुका है, तो आप उसकी स्पेसिफिसिटी पे काम करने, आपको पहले से ही पता है कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप है, तो आपने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करने के लिए उसकी कॉन्ट्रैक्चर्स पे काम करना है। अब आप स्ट्रेच देते हो, स्ट्रेच आप पैसिवली दे सकते हो, एक्टिवली दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन कितनी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। स्टार्ट में तो हम पैसिव देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवली स्ट्रेच आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये बात होगी कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स पे हमने बात की कि कॉन्ट्रैक्चर्स होते क्या है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्चर्स की कुछ कॉन्ट्रैक्चर्स को हमने डिज़ाइन के में आइडेंटिफाई हम इसीलिए कर लेते हैं कि हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन की या कॉन्ट्रैक्शन किस तरह के नहीं होते, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये होता है कि मसल को जैसे आप मूव कराते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पता चल रही होती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चर और कॉन्ट्रैक्शन सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर तो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है ना कि जिसमें शॉर्टनिंग हो चुकी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। मैं कहती हूँ मसल मूव कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चर सेम नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर हमारे पास ये चीज़ है कि वो एक शॉर्टनिंग दे रहा है मसल को, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मेरे पास एल्बो की फ्लेक्शन हुई है, ठीक है। एल्बो की फ्लेक्शन के जब कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं ना, तो पेशेंट एक्सटेंशन में नहीं जा सकेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर का ये मतलब है कि वो शॉर्टनिंग में तो चला गया, लेकिन अब उसके बाद लेंथनिंग में वापस नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक सिंपली हम कॉन्ट्रैक्चर्स को क्या कहते हैं, एक नोड्यूल्स टाइप बन जाते हैं हमारे पास। ये आप ये कहते हो कि एक अपेयरेंस ऐसी होती है कि एक हार्ड अपेयरेंस मसल की प्रेजेंस होती है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता दूं कि हमारे पास कैसे हो सकती है कि ना, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक मसल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैं कहती हूँ कि मेरे पास ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायग्राम को हम देखते हैं ना, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर क्या है, ये जैसे मसल के, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मसल कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो जो नोड से आप नोड्यूल से देख रहे हो ना, ये मसल के अंदर एक हार्ड से नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या करते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं कि मतलब एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन दे रहे होते हैं मसल को कि वो इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सक रहा होता, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है कॉन्ट्रैक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। और इसको हम एक दूसरे के इंटरचेंजेबल यूज़ नहीं कर सकते इन टर्म्स को, ठीक है। तो कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे मोशन को। सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, किसी स्प्लिंट या कास्ट की वजह से एक्सट्रिंसिक हो सकती है, ठीक है। लाइक आप कहते हो कि कोई फ्रैक्चर हुआ है तो मैंने बंदे को कास्टिंग हुई है, पीओपी लगा हुआ है, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है, तो आप उस केस में क्या करते हो कि फ्रैक्चर या सॉफ्ट टिश्यूज का कोई ट्रॉमा है, कोई रिपेयर है, तो स्प्लिंट्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए हैं सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, ठीक है। तो आप कहते हो कि ये इन चीज़ों के लिए क्या था कि इस केस में आप प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन के बाद नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है। वो ये जो फैक्टर है ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन को। ये इसमें कॉन्ट्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
स्प्लिंट और कास्ट को जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक ये हो सकता है पेन है, बंदा मूव नहीं कर सक रहा, वो कह रहा है मैं तो इसको हिला नहीं सकता, उसने इतने अरसे ना डॉक्टर को दिखाया है और ना वो आया आपके पास, ठीक है, और ना उसने कुछ किया, तो अब उसने क्या किया, उसने मूवमेंट को वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है, मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, सेम कॉन्सेप्ट। मसल टेंडन के कोई डिसऑर्डर्स हैं जैसे मायोसाइटिस, टेंडनाइटिस, इनमें भी इन्फ्लेमेशन है, ऑलरेडी पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा होगा वो मूव नहीं कर सकता। कोई स्किन का डिसऑर्डर है लाइक ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन है, कोई सर्जिकल फ्यूजन हुई है, सॉरी बर्न्स वगैरह, स्किन के डिसऑर्डर है, कोई बर्न्स है, स्किन ग्राफ्टिंग हुई हुई है, स्क्लेरोडर्मा वगैरह, ठीक है। तो इस केस में भी पेशेंट जो होता है वो मूव नहीं करता, अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं रखता, तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। फिर बोनी ब्लॉक्स, आपने कोई ऑस्टियोफाइट्स जैसे हमारे पास अल्कलोसिस हो जाता है, सर्जिकल फ्यूजन हुई हुई है, ब्लॉक्स की फ्यूजन हुई हुई है आपके सर्जिकल, ठीक है। आप ये कह सकते हो अल्कलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है अगर आपके पास, तो वो क्या होता है कि उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, स्क्वायर शेप हमारे पास वर्टिब्रास आ जाते हैं, हर चीज़ चेंज हो रही है वहाँ पे। उस केस में भी पेशेंट जो होता है वो मूव नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको मूवमेंट में पेन आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने आप को उसी तरह रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे लिम्फेडिमा वगैरह हो गया, ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि बंदा जो है उसको, एक तो ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल उसका ऐसे कि उसको आदत हो गई है बैठने की, ठीक है, वो उठता ही नहीं है, या उसका ऑक्यूपेशन या उसका वर्क ऐसा है, ठीक है। हैबिचुअल हो सकता है कि मतलब बंदे की आदत ही ऐसी बन गई, या ये हो सकता है कि उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि उसको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ रही है, कोई ऐसा फॉल्टी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पास मोशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। पैरालिसिस हो सकता है, जाहिर सी बात है पेशेंट ऑलरेडी ही पैरालाइज्ड है, हमारे पास मोस्टली स्ट्रोक के केसेस में पेशेंट पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है कि पैरालाइज है पेशेंट, तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, कोई डिजीज है सीएनएस का, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी, फ्लैसिडिटी, यही हम बात करते हैं, ठीक है। ये इन सारों में कोई पोस्चर की मैल अलाइनमेंट है, लाइक स्कोलियोसिस का पेशेंट है, एस शेप वर्टिब्रास, एस शेप हमारे पास स्पाइन की शेप आ जाती है। इस केस में पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन में जैसे जहाँ पे पेन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे पेशेंट सबसे मेन ट्रिगर पेशेंट को पेन करती है। अगर पेन बंदे में नहीं है तो वो मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर पेन बंदे को फील हो रहा है वो कभी भी आपके पास मोशन परफॉर्म करेगा नहीं, ठीक है। आप जितनी उसको हेल्प कर लो वो में, तो पहला फैक्टर जो आप एलिमिनेट करते हो ना किसी भी फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में या आप किसी भी जगह, ठीक है, पहला फैक्टर जो आप पेशेंट का रिमूव करते हो वो उसकी पेन होती है, ठीक है। आपने जाके सबसे पहले काम यही करना है कि उसकी पेन के फैक्टर पे काम करना है, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। आप कुछ टाइप्स कॉन्ट्रैक्चर की देख लेते हैं, जैसे मायोस्टैटिक होता है, ये सिर्फ मसल के टेंडन्स में बांध रहा होता है, ठीक है, और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कराता है आरओएम को, ठीक है। मायोजेनिक है तो हमारे पास इसका मतलब मसल के अंदर है, ठीक है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी ये होती है कि इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली ना ये क्या काम कर रहा है कि इसमें रिडक्शन आती है सार्कोमेयर्स के नंबर में, ठीक है। यहाँ पे जो सार्कोमेयर्स होते हैं वो उनके नंबर में, अब हमें पता है मसल्स जो होते हैं, मसल का एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है सार्कोमेयर, जिसमें आप क्या कहते हो जी लाइंस होती हैं, एम लाइंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक्टिन, मायोसिन काम करते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सारे काम करके एक मोशन की या मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे काम करते हैं। तो जब सार्कोमेयर्स का ही डिफरेंस आ रहा है, सार्कोमेयर्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब मसल क्या करेगा, अपना मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि एक तो टोन इंक्रीज हुई है, या तो मोबिलिटी इम्पेयर हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से, या हमारे पास एक लिमिटेड आरओएम है जिसमें स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी आ जाती है। क्यों? लोग तो ये समझते हैं कि शायद मसल में इशू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंजरी आ रही होती है या इंजरी कोई सीएनएस के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है, उसका ये केस है कि अगर आपके पास एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, या आप कहते हैं कोई ऐसी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, ठीक है, आरटीए के बाद पेशेंट आपके पास आया है और वो कह रहा है कि इसकी रिस्ट्रिक्शन या स्पास्टिसिटी हुई है, लेकिन फौरन तो नहीं हुई ना, उसको थोड़े अरसे के बाद हुई है, तो आप समझ लो कि ये मसल पे काम है, लेकिन हो सकता है कि वो मसल का काम ना हो, ठीक है। अब जो पहली वाली टाइप थी उस पर हमने ये बात नहीं की, उस पर हमने ये कहा कि वो तो हम स्ट्रेचिंग से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो मसल के ऊपर काम हो रहा था, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसकी हम मसल, इस पे पेन पे तो काम कर सकते हैं इसकी, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि इसको हम इस पे रिस्ट्रिक्शन पे काम, क्योंकि हमारे पास पेशेंट की जो क्या कहते हो आप कि इसकी कंडीशन है ना पेशेंट की, ठीक है, उसमें ये हो रहा था कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन तो हमें मिल रही है, लेकिन इस पे हम क्या कर सकते हैं कि
CNS की वजह से मिली है। जब जहाँ पे CNS की इन्वॉल्वमेंट है ना, ठीक है, वहाँ पे हमने इनहिबिशन प्रोसीजर्स को यूज़ करना है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास PNF की इनहिबिशंस आप ये देख सकते हो, पैसिव एलोंगेशन कर सकते हो, ठीक है, आप मसल की शॉर्टनिंग पे काम कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आपने रिस्ट्रिक्शन या पैसिव स्ट्रेच के थ्रू जो होते हैं ना, आपने इस पे काम करना होता है, ठीक है। फिर आर्थोजेनिक और पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं। उनमें यही है कि हमारे पास जो इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजीज होती है ना, उनमें जो आर्थोजेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आर्थोजेनिक कॉज करते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स, और जिनमें हम जैसे एडिशंस बन गई, जॉइंट की फ्यूजन्स हैं, साइनोवियल प्रोलिफरेशंस हैं, ये कॉन्ट्रैक्चर्स, इन चीज़ों की वजह से जो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं वो ऑर्थोजेनिक होते हैं। लेकिन जो पेरी आर्टिकुलर होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ की अपनी मोबिलिटी को कम कर देते हैं, उनका नॉर्मल आर्थोकाइनेमेटिक मोशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर होता है, जॉइंट कैप्सूल में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन जो आर्थोजेनिक है उसमें यह हो सकता है कि मैं कहती हूँ पेशेंट एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, उसको ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, उसमें जो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे होंगे, या आर्थराइटिस का कोई पेशेंट है उसमें ऑस्टियोफाइट्स बने और जो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं वो ऑर्थोजेनिक होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बात करें। फिब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स और रिवर्सिबल, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, ये सिर्फ सर्जरी से रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये हो रहा था कि ये फाइब्रस चेंजेस आने लगे थे। अब हमें पता है फाइब्रस क्या है, ठीक है, जैसे हम लोग हम कहते हैं कि हमने इतनी डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा है कि फाइब्रस है क्या, कि बेसिकली सिंपली आप ये कहते हो कि फाइब्रस चेंजेस जब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज के मसल्स में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मसल के कनेक्टिव टिश्यू में जब फाइब्रस चेंजेस लाइक क्या होगा, फिब्रोटिक फाइब्रस चेंजेस क्या होते हैं, फिब्रिन आ जाएगा, ठीक है, वो अपने कोलेजन को रिलीज करेगा और सारा काम करेगा, फिब्रोब्लास्ट आएंगे और सारा क्या होगा कि हमारे पास एक फाइब्रस चेंजेस का कनेक्टिव टिश्यू एक मैश वर्क बन जाएगा। लाइक आप कहते हो कि एक क्या कहते हो, आप एक कहते हो कि क्लॉट से ऐसे बन जाएगा कि जिसको हम जितनी भी स्ट्रेचिंग कर ले वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, फिर ये सर्जिकली रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हम इंडिकेशंस पे बात कर लेते हैं जो हम स्ट्रेचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेशंस क्या है, स्ट्रेचिंग हम क्यों यूज़ करें, एक तो RM लिमिट हुई हुई है उसमें यूज़ किया, जैसे एडिशन होगी, कॉन्ट्रैक्चर होगी, हमने यही बात की, स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन होगी, डिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से हो रहा है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं शॉर्टनिंग आ रही है टिश्यूज़ की, कोई मसल की वीकनेस है तब आप यूज़ कर सकते हो, जब आप कोई फिटनेस प्रोग्राम, किसी का फिटनेस प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो ना, जैसे आप कहते हो कि कोई एथलीट है जिसको ज़रूरत है, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर प्रोग्राम के, आप तब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ये कहते हो कि जिसको हमारे पास जिसको पहले लाइक आप ये भी कह सकते हो कि मसल सोइनेस को डेवलप होने से बचाने के लिए आप किसी एक्सरसाइजेज में आप पहले या बाद में भी इसको यूज़ करो। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मली अगर कोई बंदा एक्सरसाइज परफॉर्म करता है हम उसको कहते हैं पहले और बाद में स्ट्रेच कर लो, क्योंकि हमारे पास ये होता है कि उससे चांसेस जो होते हैं ना तो वो मसल सोइनेस के बहुत डिक्रीज हो जाते हैं पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोइनेस के, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरवेंशंस जो है वो इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ की मोबिलिटी को, वो यही है। सबसे पहले मैनुअल स्ट्रेचिंग है। मैनुअल स्ट्रेचिंग क्या है, कोई पर्सन आपको स्ट्रेच दे रहा है, स्ट्रेच है क्या, सिंपली यही है ना स्ट्रेच, कि हमारे पास जो मसल है वो इंक्रीज हो जाएगी, मसल की अपनी, मैं कहती हूँ मैं एक बंदा है, ठीक है, मेरा जो मसल की फ्लेक्शन है, मैं ऐसे बात करते हैं, हम मसल पे बात करते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ मेरी बाइसेप्स की या ट्राइसेप्स की, हम बाइसेप्स से बात करते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ मेरी बाइसेप्स की जो फ्लेक्शन है वो 120 डिग्री है, ठीक है, मेरी बाइसेप्स की फ्लेक्शन 120 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे 120 डिग्री हम बात करें ना बाइसेप की फ्लेक्शन को, ठीक है, मैं कह रही हूँ जब मैं इससे 130 या 135 तक स्ट्रेच कर रही हूँ मैनुअली या मैनुअली कोई और पर्सन आपका कर रहा है, कोई सेकेंड हैंड, ठीक है, या कोई मतलब मैं पेशेंट हूँ और मेरे पर कोई और थेरेपिस्ट काम कर रहा है, तो क्या होगा कि वो मैनुअली, और मैकेनिकली कोई मशीन मेरे पर काम कर रही है, मैं पेशेंट हूँ और मैंने कोई मशीन के थ्रू दिया स्ट्रेच, तो वो हमारे पास आ जाती है मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअल वो थी जो पर्सन दे रहा था और मैकेनिकल वो है जो मशीन दे रही है, ठीक है। और असिस्टेड वो होती है बेसिकली के जो आप काम करते हो, के पैसिव वो होती है स्ट्रेचिंग जो आप पर्सन खुद परफॉर्म, थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं। असिस्टेड वो होती है जिसमें पेशेंट थोड़ी सी तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन बाकी जो है वो थेरेपिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग के ऊपर। सेल्फ स्ट्रेचिंग बेसिकली सिंपली ये है कि हमारे पास पर्सन खुद परफॉर्म कर रहा है। सेल्फ की बात आ गई तो
मैं और अपने ऊपर खुद स्ट्रेचिंग जब परफॉर्म करूँगी तो वो सेल्फ स्ट्रेचिंग है। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन की टेक्निक्स हैं। ये हमें पता है कि पीएनएफ की हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मसल की रिलैक्सेशन और टेंशन एलोंगेशन, ठीक है, दोनों हम साथ साथ कर रहे होते हैं, दोनों पर काम हम कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उसको इनहिबिट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम असिस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास मसल को बेसिकली हम स्ट्रेच दे रहे होते हैं, मसल की स्ट्रेचिंग का ही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हम इसमें ट्रिगर कर रहे होते हैं या हम एलोंगेशन एक सिग्नल दे रहे होते हैं अपने मसल्स को कि वो तेजी से रिफ्लेक्स काम करें, ठीक है। फिर मसल एनर्जी टेक्निक्स हैं, ठीक है। मसल एनर्जी टेक्निक्स भी हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक मेडिसिन का भी एक आप ये कह सकते हो कि प्रोसीजर या आप उस जैसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जिसमें हम मोबिलिटी पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्टली जो होते हैं इस पे जो टेक्निक अप्लाई होती है वो पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पे काम करते हैं, ठीक है। वो ये है कि आप ये कहते हो कि आइसोमेट्रिक्स जहाँ पे परफॉर्म करो ना, मैं कहती हूँ मैंने आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म की है। आइसोमेट्रिक्स होती ये है कि हमारे पास आपकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पे स्ट्रेच आ रहा होना चाहिए, ठीक है। तो आप पे जो स्ट्रेच तो आ रहा है, मूवमेंट आपको फील हो रही है, ठीक है, लाइक मसल अपना कॉन्ट्रेक्शन का काम कर रहा है लेकिन आप अपनी मूवमेंट नहीं कर रहे। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरा, अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहती हूँ कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है मसल की, या मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है कि इसको मैं एक्सट्रीमिटी का मूव नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से और यहाँ से थेरेपिस्ट ने उसको होल्ड किया हुआ पेशेंट की एक्सट्रीमिटी को, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। लेकिन पेशेंट को मैं कह रही हूँ तुमने जोर लगाना है, ठीक है, तुमने जोर लगाना है फ्लेक्शन में जाने के लिए। यहाँ से मैं स्टेबिलिटी दे रही हूँ, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ, मैंने उसको कहना तुमने जोर लगाना है, लेकिन एक्सट्रीमिटी मैं मूव नहीं होने दूंगी। वो इसलिए कि ताकि हमारे पास आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म हो, ठीक है। आइसोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि आइसोमेट्रिक्स हमें बहुत से केसेस में करवानी होती है और करवाते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर जॉइंट की मोबिलाइजेशन है, मैनिपुलेशन, वही हमारे पास आगे मोबिलाइजेशन क्या है कि जो जॉइंट की सर्फेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है, और मैनिपुलेशन जो हम लाइक एक थ्रस्ट टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मैनिपुलेशन की वजह से। स्ट्रेचिंग के हम देख लेते हैं पहले, फिर हम अगले पे जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि हमारे पास जहाँ पे बोनी ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। बोनी ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मोस्टली जहाँ पे सर्जरीज हुई होती है हम वहाँ पे काम करने नहीं करते, ठीक है, स्ट्रेचिंग नहीं देते। रिसेंट फ्रैक्चर्स है तब नहीं देते, हमारे पास कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है हम तब नहीं देते, ठीक है, कोई शार्प एक्यूट पेन है तब नहीं देते, कोई हिमाटोमा हमें लगता है प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है हिमाटोमा होगा तो थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस होगा तो मतलब एम्बुलेंस का चांसेस है, तो हम वहाँ पे काम नहीं करते। हाइपर मोबिलिटी है तो हाइपर मोबिलिटी पे हम काम, ऑलरेडी हाइपर मोबाइल है हम क्यों काम करेंगे, हाइपर मोबिलिटी पे हमने स्ट्रेचिंग पे काम करना है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा आ गया शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यूज हैं, तब लाइक ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज हैं जिनमें हमें लगता है कि न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डिफेक्टेड है, ठीक है, या न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में कोई इशू है तब हम काम, या जहाँ पे हमें लगता है स्टेबिलिटी इतनी है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। जहाँ पे पैरालाइज हुआ है, हाँ ठीक है, वहीं पे जब पैरालाइज हुआ तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर पेशेंट खुद परफॉर्म कर सकता है तो हम उस पर भी काम नहीं करते, ठीक है। तुम लोगों ने ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ की मोबिलाइजेशन, पहले जैसे जॉइंट पे बात करें उसको मोबाइल किया, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ को मोबिलिटी पे काम किया, मोबिलाइजेशन की, ठीक है। मोबिलाइजेशन पे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है मतलब इसके बाद, ठीक है, तो हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाना, इसमें बेसिकली आप मसाज वगैरह पे कह सकते हो, मायोफेशियल रिलीज कह सकते हो, ट्रिगर पॉइंट की थेरेपी होती है, एक्यूप्रेशर होता है, हमारे पास ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन भी यही होती है कि हम कुछ आफ्टर ट्रॉमा या सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद जो हम काम कर रहे होते हैं ना, कि हम मेनिंजेस के अराउंड या नर्व रूट्स के अराउंड जो होते हैं ना, हम उसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन उस साइट पे काम कर रहे हैं ना जब हम, ठीक है, कोई टेंशन अप्लाई करें या स्कार्स टिश्यूज़ को एडिशंस को जो होते हैं ना उन पे टेंशन अप्लाई करके पेन और न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हम न्यूरल टिश्यूज़ में कंडक्ट करते हैं मोबिलिटी को चेक करने के लिए, तो ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ना ये न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन पे होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग के आगे उन्होंने एक बात बताई है, हमारे सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का एक ऐसा प्रोसीजर है कि हम कहते हैं सिंपली जहाँ पे हमारे पास सेलेक्टिव कोई मसल या कोई
हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर जॉइंट अलाउ करें जिसकी सिर्फ उसकी मूवमेंट। ओके, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि हमने किसी एक सिलेक्टिव मसल या एक सिलेक्टिव जॉइंट पे जब काम या कोई मोशन परफॉर्म करना है, बाकियों को हमने मूवमेंट नहीं होने देनी, तो ये सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ओवरऑल पेशेंट का फंक्शन जो होता है ना वो इम्प्रूव होता है बाय स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, और हम इस पर काम करते हैं, बट अलाउ करते हैं उसको कुछ लिमिटेशंस मोशन में कि हमारे पास जो मसल हम परफॉर्म करें, मोशन परफॉर्म करें, उस पर काम ना हो। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग और हाइपरमोबिलिटी का ये है कि हमारे पास ओवर स्ट्रेच कर दें अगर मसल्स को, लाइक लेंथ बहुत ज़्यादा बियॉन्ड चली जाए हमारे पास स्ट्रेच से भी, तो वो होती है ओवर स्ट्रेचिंग। और हाइपर मोबिलिटी एक्सेसिव मोबिलिटी को हम कहते हैं सिंपली, जो हमारे पास मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर हम सॉफ्ट टिश्यूज़ की कुछ बात कर रहे हैं कि हमारे पास वैसे भी इन चीज़ों की डिटेल लेक्चर्स की मौजूद है, तो इतनी हम डिटेल में जाते हैं। ठीक है सर, प्रॉपर्टीज सॉफ्ट टिश्यूज़ की 3 इनमें मेन हम रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी बेसिकली ये होता है कि एक इतनी एबिलिटी सॉफ्ट टिश्यूज़ की कि वो अपनी प्री स्ट्रेच के बाद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। ठीक है, जैसे अब मैं इसको स्ट्रेच रिमूव करूँगी ना, प्री स्ट्रेच दिया, ठीक है, रेस्टिंग लेंथ पे लेके गई मैं, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे मैंने स्ट्रेच फोर्स दी उसको रिमूव किया, तो इलास्टिसिटी होगी कि वो अपने वापस चल जाए। विस्कल इलास्टिसिटी ये होती है कि मैं थोड़ी देर उसको रेजिस्ट करूँगी उसकी डिफॉर्मिंग फोर्सेस को। ठीक है, उसमें थोड़ा लेंथ में चेंज आएगा, स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की मैंने, स्ट्रेच दिया उसको, ठीक है, फिर उस पर क्या किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल क्या करेगा, अपनी ग्रेजुअली वापस चला जाएगा जब मैं ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही। ठीक है, मैंने पहले में स्ट्रेच दिया और उसको फौरन रिमूव किया, क्या हुआ, इलास्टिसिटी थी। विस्को इलास्टिसिटी में स्ट्रेच दिया, थोड़ी देर उस पर होल्ड रखा और फिर रिमूव किया, विस्को इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये हो गई कि मैंने काफ़ी देर उसको स्ट्रेच दिया और फिर जब मैंने उसको रिमूव किया तो वो अपनी ग्रेटर लेंथ में था, लेकिन उसकी क्या हुआ कि इस केस में ज़्यादातर इलास्टिसिटी या तो वापस नहीं जाती, ठीक है, या हमारे पास एक नई टेंडेंसी, एक नए सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं ना अपनी नई पोजीशन एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये पोजीशन जो है ये ठीक है। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉफ्ट टिश्यूज की, जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और है हमारे पास कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे हम काम करते हैं तब हमारे पास ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है तो कॉन्सेप्ट सारा एनाटॉमी वगैरह का, लेकिन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं के 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, जिन्होंने हमारे पास कवर किया हुआ होता है मसल के फाइबर्स को, मसल को खुद, और मसल के अंदर फिब्रिल्स होते हैं उनको। ठीक है, अच्छा, अब जो मसल फिब्रिल्स होते हैं ना, ठीक है, या मैं कहती हूँ सबसे पहले हमारे पास जो लेयर आती है ना वो आती है ये हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे एंडोमाइसियम। ठीक है, एंडोमाइसियम वो लेयर है जिसने हमारे पास कवर किया हुआ है, ठीक है, जिसने हमारे पास एक कवर किया हुआ है अंदर फिब्रल्स को। ठीक है, किधर, किनको, फाइबर्स को, सिंगल फाइबर को कवर किया हुआ है। ठीक है, या फिब्रल को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है एंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम ये है कि एक बंडल को उसने कवर किया हुआ है, किसके, मसल फाइबर्स के एक बंडल को उसने कवर किया है, वो पेरीमाइसियम है। और सबसे बाहर वाली लेयर जिसने पूरे होल मसल को कवर किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है एपीमाइसियम। ठीक है, ये सारी हमारे पास लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे पास कवर किया हुआ है, और ये मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर है। ठीक है, जिन्होंने ओके, ये हमारे पास होगी एंडोमाइसियम, पैरामाइसियम और पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। ठीक है, ये हमारे पास कवरिंग्स है, और ये हमारे बेसिकली पहली प्राइमरी सोर्स होती है हमारे पास मसल की डिस्ट्रक्शन में जो हमें मिल रही होती है। ठीक है, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फिर बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं और फिर वो कोई नहीं देखता। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है।